तो कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। वात्स्यायन में के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले के भारतवर्षी नाखूनों को जम के संवारते थे। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। तो बेसिकली क्या करते थे, जो 2000 साल पहले, हमने कुछ लाख साल पहले की तो बात कर ली, फिर 2000 साल पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे उनको उनके हो गया कि वो समाज में रह रहे हैं, उनको सेफ्टी मिल गई। उनको हर बार ये नहीं, एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास हो गया कि हम इनके साथ शायद सेफ हैं, और फिर नॉर्मली जो भी है अपने हिसाब से रह रहे हैं। तो फिर उनको ये दिमाग में आया कि अब हम क्या करें, बोर तो हो रहे, कुछ है नहीं करने को, तो चलो हम नाखूनों को डिज़ाइन करते हैं। और वह 2000 साल पहले लोग ऐसे ही स्टार्ट किया उन्होंने, और नाखूनों को डिज़ाइन करने लगे, नाखूनों का अलग अलग कटिंग करने लगे। उस कभी ट्रायंगुलर टाइप का ऊपर से, कभी ऐसे सर्कुलर टाइप का, कभी जो स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का, तो ऐसे अलग अलग टाइप के फिर कभी ऐसे जिगजैग फॉर्म में, या कुछ भी अलग अलग तरह के नाखूनों को कट करने लगे और एक जैसा उनको बनाने लगे, ताकि वो और ज़्यादा सुंदर दिखे, आकर्षित दिखें। और वो उनके हिसाब से आकर्षित है, तो जो भी है वो कर रहे थे। उनको स्थितिक और अल्पतिक से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो वो क्या करते, तो मोम जो होता है उससे और जो आलता होता है, आलता लगाने से क्या होता है कि मतलब एक डार्क कलर जब लग जाता है ना आपके हाथ में, तो आपके हाथ के इतने जो छोटे छोटे, कह सकते हैं आपकी स्किन कहीं से निकल रही है या आपका कहीं से थोड़ा सा अगर खराब भी हो गया है नाखून, तो वो इतना दिखता नहीं था, वो आलते की वजह से कवर हो जाता था। और मॉम से भी बार बार घिसते रहते थे, ताकि वो अगर कोई जगह है जहाँ पे थोड़ा सा खड्डा जैसा बन गया है या कुछ है, तो वो जगह प्लेन हो जाए। तो इसी तरह से वो अपने नाखूनों को संवारते रहते थे। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते, और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त उद्योगामिनी वृत्तियों के को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकते। तो उन्होंने ये बताना चाहते हैं कि जो नॉर्थ साइड के लोग थे उनको ज़्यादा पसंद था कि नाखून लंबे लंबे लिखे तो वो सुंदर होते हैं, और जो साउथ साइड के लोग थे उनको लगता था कि नहीं, नाखून तो छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। तो ये चलो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी इच्छा है, अब सब वो भी डिपेंड करती है कि कौन सी जगह पे आप रह रहे हो और कौन से टाइम में हो, तो सबकी अपनी अपनी पसंद थी। और इसी से हम उनको पता चलता है कि ये जो इंसान जो है ना, वो या तो फिर कोई भी अवार्ड देते हुए, या फिर किसी को पनिशमेंट देते हुए, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कोई चीज़ अगर वो करवाना चाहे तो करवा ही लेता है। और वो अपने हिसाब का वो किसी भी चीज़ को बना ही लेता है, चाहे वो कितना ही उसके लिए विजार हो, कितना ही वियर्ड हो, कितना ही अजीब लगे उसको, तो वो अपने हिसाब से अपने ढाल में वो ढाल ही लेता है कोई भी चीज़। तो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों को का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में ही अपने आप काम करती हैं। तो क्या होता है कि हम जो लोग ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमंस के ऊपर बेसिकली सोचते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो उन साइंटिस्ट से क्या पता चला है कि जैसे नॉर्मली एक ह्यूमन है, वो अपने अंदर उसके जो इस तरह के जो
कह सकते हैं जो एक चेंजेस जो होते हैं वो अपने आप ही होते रहते हैं। जैसे ये फिजिकल चेंजेस हो गया नाखून का बढ़ना, उसी तरह से अंदर के भी जो कुछ चेंजेस है वो अपने आप होते रहते हैं। हमको सांस लेने के लिए हम सांस को रोक सकते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, वो एक रेगुलर काम है। हार्ट बीट होना एक रेगुलर काम है। या फिर जो भी अलग दूसरे तरीके की चीज़ें हैं वो सारे एक मतलब डाइजेस्ट होना खाना, और क्या बोलते हैं वेस्ट बनना हमारी बॉडी का वो खाना खाने के बाद, और हमारे जो प्यास लगना, और ये सारी चीज़ें एक ये रेगुलर चीज़ है, ये अपने आप ही होने लगती है। हमको उसके लिए कुछ बटन या स्विच दबाना नहीं पड़ता, या फिर अपने बॉडी को एक तरह से करना नहीं पड़ता, या जैसे हम हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते वैसा कुछ करना नहीं पड़ता। हमारी बॉडी अपने आप ही ये जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो अपने अंदर करती रहती है। तो ये अपने आप काम जब करती है तो हमको पता चलता है कि नाखून का बढ़ना उसमें से ही एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांतों का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। तो ये चार तरीके के फिजिकल तरीके बताए गए हैं जिससे कि हमारा बॉडी नॉर्मली हमेशा ही काम करता रहता है। कि हमारी जो पलकें हैं वहाँ से भी बाल झड़ते रहते हैं, जो कहते हैं ना कि विश मांगने वाला जो पलके होते हैं वो, तो वो झड़ते रहते हैं। और हमारे जो बाल हैं वो लंबे होते रहते हैं विद टाइम। और हमारे जो दांत है वो अगर एक जो टाइम होता है टूटने वाला दांत, और वो जब टूट जाते हैं तो वापस से वहाँ पे नए दांत उग आते हैं। तो ये सारे एक बेसिक ह्यूमन प्रोसेसेस हैं जो कि होते ही होते हैं। उसके बाद और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान ही की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसका उदाहरण मिलता है। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे जो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली हुए जा रहे हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो किसी ना किसी तरह से एक तरह से हमारे बॉडी में उसका इंफॉर्मेशन फीड है कि अब मतलब ये बाल अगर कट हो गए हैं, मतलब बाल कट हो या ना हो बाल बढ़ने ही है। नाखून को नॉर्मल उनका बेसिक नेचर है उनको बढ़ना ही है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को याद रहता है कि यही होना है, ऐसा ही करना है। इसके बाद जो सेल्स हैं उससे जो भी सेल्स बनेंगे उससे जो प्रोटीन निकलेगा, केराटिन निकलेगा, उसको बालों पे और नाखूनों पे भेजना है ताकि वो केराटिन की वजह से नाखून और बाल बढ़ सकें, और इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें। तो वो एक बेसिक चीज़ है जो ह्यूमंस के अंदर उनके जो सिस्टम है उसके अंदर ये फीड हो गया है ये इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए हमारे जो लैंग्वेज है इससे भी हम इस बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है। तो विषय में देखते हैं, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिलती है। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। तो कौन अटैक करता है नॉर्मली? जो पशु होते हैं वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो पशु भी इवन इसीलिए अटैक करते हैं क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन मनुष्य तो और भी ज़्यादा गया गुजरा है कि वो केवल पावर के लिए, जब उसको पता है कि कह सकते हैं उसके अंदर का भी एक डर है कि वो अब मतलब अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन वो एक डर एक जगह के लिए सीमित है कि आपका एक बार के लिए जो बेसिक डर है वो निकल जाए, उसके बावजूद आप किसी को हर्ट कर रहे हो कि बाद में ही मुझे कभी डर ना लगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चाहो कि मतलब मैं आज से कभी भी मैं मर जाऊंगा तो इसलिए मैं अब से कभी बाहर ही नहीं जाऊंगा। तो आप क्या भले ही क्या कर सकते हो, आप छोटे से कोई भी कीटाणु से, जैसे कोरोना वायरस है वो तो कितना छोटा सा म्यूटेंट वायरस है, तो आप कुछ ना कुछ खाना पीना तो खाओगे राइट। तो वो वहां से खाना लेके आए और उसमें कुछ कोरोना वायरस का सिम्टम्स हुए, आप घर पे ही रहे लेकिन आपकी तबीयत खराब हुई, आप थोड़े दिन में मर जाओगे। तो ये जो बेसिक सी चीज़ है कि आप चाहे कुछ भी कर लो अपने आप को बचा नहीं सकते, और कुछ भी कर लो कि अपने आप को ऐसे मतलब चाहो तो भी दर्द देकर और ऐसे मतलब मारना भी बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता।
और ये करना भी सही नहीं है, खुद को या किसी और को दर्द देना गलत है, और ये ही पशुता का प्रमाण है। तो हमारे जो नाखून बढ़ते हैं, ये क्या है कि ये हमारे पशु होने का प्रमाण है कि हम भी प्रकृति में एक तरह के पशु ही हैं। लेकिन हम जब उसको कट कर देते हैं तो वो हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है कि हमको जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उस चीज़ को वापस से टेम डाउन कर देते हैं, हम उसको सही कर देते हैं, ताकि हम एक नॉर्मल सभ्य सोसाइटी में रह सके, जहाँ पे हम दूसरे को हर्ट ना करें या किसी को नाखून ना चुभोएं या जो भी है। तो ये बेसिक सा चीज़ है। इस तरह से क्या होता है कि पता चलता है कि मनुष्य को कैसे नॉर्मल ह्यूमन उसके अंदर कैसे जिंदा रहे, और उसकी जो सोचने की शक्ति है वो कैसे उसको हमेशा आगे की ओर बढ़ाए या फिर उसको एक बेटर लाइफ की तरफ ले जाए। कह सकते हैं कि आगे तो हमको कहीं बढ़ना नहीं, क्योंकि इसी दुनिया में जी रहे थे, इसी दुनिया में मर जाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्स पे चले जाओगे तुम, जुपिटर पे चले जाओगे या वीनस पे चले जाओगे। उससे ज़्यादा तो मरकरी पे गए तो गर्मी के मारे में मर जाओगे, और यूरेनस उधर की तरफ गए तो सर्दी के मारे मर जाओगे। तो इतना दिमाग लगा के अगर हम जो बोलते हैं कि साइंस से तरक्की कर लिया और हम कोई दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर एक पहाड़ से जाके दूसरे पहाड़ में जा रहे हो तो कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। फिर उस पहाड़ में जाके एक पहाड़ में तुमने पहले से ही घास फूस उगा रखे हैं, फिर दूसरे वहाँ पे तुम्हारा अच्छा खाना पीना चल रहा है, उसके बावजूद तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो दूसरे पहाड़ में जाके मैंने घास फूस उगा दिया तो बड़ी बात कर ली। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमको इवेंचुअली हम कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते या नर्क में नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें कह सकते हैं आफ्टर लाइफ में, और बहुत बड़े बड़े मिथ्स हैं कि वो पक्का पता नहीं है कि ये सच है भी या नहीं। तो जितना हमको पता है कि एक्चुअली में सच है साइंस के हिसाब से, उससे हमको यही पता चलता है कि हम एक्चुअली में जो जिंदा है वो केवल कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए ही है। मतलब उससे हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, हमारे एक्चुअली लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। हम बस यहीं पे ही अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को एक दूसरे से ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको खाना खाने के लिए हमको फ्यूचर में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए हम पहले ही से ही कमाने की कोशिश करें कि आज हम कमा लें और बाद में आराम से बैठ के जब हम वीक हो जाएं तो हमको खाने के ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान सोच रहा है, इसका कारण ही यही है कि लाइक वो अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, और वो यहीं पे रह के बना सकता है। वो मैक्सिमम किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकता है, लेकिन पूरी किसी दूसरी दुनिया, अलग ही दुनिया में नहीं जा सकता। वो उसको रहना इसी यूनिवर्स के अंदर ही है। तो उसके बाद हमको पता चलता है कि ये जो नॉर्मल तरीका है मनुष्य का, ये मनुष्य हम बने हुए इसीलिए हैं, और हम एक बेटर लाइफ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सोचने की शक्ति है। और अगर वो हमारे अंदर नहीं होगी तो हम भी उन नॉर्मली उन पशुओं की तरह ही है। तो इसीलिए हर टाइम हमारे जब नाखून बढ़ते हैं तो वो हमको ये याद दिलाते हैं कि हम वही नॉर्मल पशु हैं जो कि बाकी सारे पशुओं के बीच में एक कॉमन है, और हम भी एक तरह की प्रजाति ही हैं। लेकिन हम जब उस नाखून को काटते हैं जब, तो हमको पता चलता है कि हम नाखून इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस को हाँ, समझ होती है इतनी कि कौन सी चीज़ हमको हर्ट करेगी और कौन सी चीज़ हमको हर्ट नहीं करेगी। तो हम अपने बचाव, हमको पता है कि हम एक समाज में रह रहे हैं, हमको बचाव की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम नाखूनों को काट लेते हैं। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मेन अभी जो मतलब मैं जिस बारे में बात कर रही थी, लेट्स सी अगर वो ये आता है या नहीं। तो पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारे पशुता का अवशेष है। मैं पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। तो जो इस उसकी बेटी ने जो एक क्वेश्चन पूछा था, हम सब से कह सकते हैं क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे तो हमसे भी पूछा है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वो क्यों बढ़ते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। क्योंकि वो हम नाखून जब बढ़ते हैं तो वो हमारे कह सकते हैं कि एक हम जो हमारे अंदर का जो एनिमल बना है, हम इस तरीके से पशु बने हुए हैं जो दूसरों को हर्ट करते रहते हैं बेवजह ही, और हमको पता नहीं है कि सामने वाला हमको हर्ट करेगा या नहीं, बिना सोचे समझे जो हम एक्ट करते हैं, यही हमारी पशुता है। और यही उनकी जो बेटी है, जो उन्होंने इतना एक बचकाना सा सवाल पूछा है, उसने हमारे पूरे मनुष्य प्रजाति पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि
क्या हम सही में सोच रहे हैं कि हमारे जो हम अस्त्र शस्त्र बढ़ाए जा रहे हैं, एक दूसरे को ही हर्ट किए जा रहे हैं, एक दूसरे को ही परेशानी में डाले जा रहे हैं, एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं, क्या ये सही चीज़ है? क्या ये हमारे मनुष्य की समझदार होने की निशानी है, या पशुओं जैसे ना समझ होके बर्ताव करने की निशानी है? तो वो हमको सही से बता रहे हैं कि ये तो मतलब पक्का ही पशुता है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, हम एक दूसरे के लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये सोच के कि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स इससे कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम सब इस चीज़ में एक साथ है। अगर तुम किसी और दूसरे के साथ एक तरीके का बिहेवियर करोगे, वो किसी तीसरे के साथ करेगा और तीसरा तुम्हारे साथ करेगा, कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो तुम्हारे पास आएगा ही। तो इसीलिए होता है कि भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द हो नहीं, प्राय अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंडिपेंडेंस का एक्चुअली में कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब भारतीय भाषा में उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। तो 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तो देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी भी अधीनता के अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना है कि तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस है और स्वाधीनता है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। हम कह देते हैं कि इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता एक चीज़ है, लेकिन इंडिपेंडेंस यानी किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना होना, तो उस वो इंडिपेंडेंस का मतलब वो होता है। और स्वाधीनता जब लिखा गया 15 अगस्त के बारे में, जब हिंदी में स्वाधीनता लिखा गया, तो स्वाधीनता का मतलब क्या है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप अपने ही अधीन हो, आप स्व अधीन हो, इसलिए स्वाधीन शब्द बना है। तो उसके बाद आता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनाधीनता क्यों नहीं कह सका। उसके उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उनमें सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान है, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो क्या बोलते हैं कि जो इंसान है उसने क्या किया, जो स्वराज्य, स्वाधीनता और इन सब चीज़ में स्व का एलिमेंट डाला है, कि वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ के बारे में बोल ही रहा है कि हम अपने अधीन है। वो कहीं से भी पूरी तरह से अपने अधीन होना या अपने आप से वो फ्री नहीं है। जो हिंदी का जो शब्द है उसमें जो उसका मीनिंग है, उसका मीनिंग इस तरीके से बताया गया है कि इंसान भले ही दूसरों से फ्री हो जाए, लेकिन वो अपने आप से फ्री नहीं है। तो इसीलिए वो स्वाधीन है, यानी कि वो दैट पर्सन इज सेल्फ डिपेंडेंट, या वो कहीं ना किसी चीज़ पे डिपेंड तो हो ही रहा है। और ये फिर वो जो स्वाजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, मतलब क्या बोलते हैं, एक जो नॉर्मल बिहेवियर है, वो हमारा पुराने टाइप का कोई स्मृति है जो हमारे दिमाग में रह गई है, उसी का ही नाम है। मतलब हमारे लाइफ में हमने कोई चीज़ सीख ली है, बस उसको अब हम बिना जाने समझे बस किए जा रहे हैं, तो किए जा रहे हैं, अब उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं। तो स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या के नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो या हैं, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता
के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वो स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो वो कह सकते हैं कि जो इंसान है वो इसी तरीके से हो गया है कि वो अपने जो सुखी रहने के जो तरीके हैं वो उनको ढूंढ ही रहा है, और उस चक्कर में वो अपने आप पे ही डिपेंड कर रहा है। और वो ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत शास्त्र में और हिस्ट्री में बहुत बातें की गई है, और ऐसा नहीं है कि अभी ही कोई एक नई सी बात उठाई है कि हमने अभी ये चीज़ भले ही अभी नोटिस की हो, लेकिन इसके बारे में शास्त्रों में और पौराणिक जो भी किताबें हैं उनमें बहुत ग्रंथों में बात की गई है इस बारे में। तो अब हमको ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में जो अप्लायंसेस हैं, जो कह सकते हैं वॉशिंग मशीन आ गया है, फ्रिज आ गया है, या अलग अलग तरीके के अच्छे स्टोव्स और इंडक्शन और ये सब चीज़ें आ गई है, लेकिन हमारी बेसिक प्रॉब्लम तो अभी भी मतलब उतनी ही रहती है जो कि हमारी नॉर्मल है, कि हमको खाना खाने के लिए खाना चाहिए, हमें नॉर्मली पानी पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, और हमको एक नॉर्मली अच्छे से अपने आप को सेफ रखने के लिए एक शेल्टर चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इंसान के जो भी है कि वो अपने आप को आज भी ऐसा नहीं सोचता कि वो सारे जो बंधन है उससे छूट गया है। उसको आज भी उसका जो स्व का बंधन है, अपने आप पे जो बंधन लगाया हुआ है, वो आज तक उसके ऊपर लगा हुआ ही है। वो अभी भी उस चीज़ से फ्रीडम उसको नहीं मिली है। और ये चीज़ हम आज भी देखते हैं कि वो अपने आप को, अपने जो कह सकते हैं कि जो सेल्फिश नेचर है, या अपने आप की रक्षा करने वाला नेचर है, या अपने आप के बारे में सोचने वाला जो नेचर है, उसको वो चाहे भी तो नहीं छोड़ पाता, और उसको छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और मैक्सिमम टाइम वो नहीं ही छोड़ता है।